और चलिए खबरें विस्तार से जानते हैं, जिसका बेसब्री से इंतजार था। आखिरकार वो घड़ी आ गई। बीजेपी ने उपचुनाव के लिए सभी 28 सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया है। खास बात, लिस्ट में कांग्रेस से भाजपा में आए सभी 25 उम्मीदवारों को टिकट मिला है। प्रत्याशियों के नाम तय करने में ज्योतिरादित्य सिंधिया की भूमिका अहम रही है। एक नजर डालते हैं बीजेपी प्रत्याशियों के नामों पर। दिमनी से गुराज दंडोतिया, भांडेर से रक्षा संतराम सिरोनिया, अंबाहा से कमलेश जाटव, गोहद से रणवीर जाटव, अशोकनगर से जजपाल सिंह जज्जी, आगर मालवा से मनोज ऊंटवाल, सांवेर से तुलसी राम सिलावट का नाम है। तो वहीं नेपानगर से सुमित्रा कास्डीकर, हाटपिपलिया से मनोज चौधरी, अनूपपुर से बिसाहू लाल सिंह, सांची से प्रभु राम चौधरी, बमोरी से महेंद्र सिंह सिसोदिया, करेरा से जसवंत जाटव और डबरा से इमरती देवी, ग्वालियर से प्रद्युमन सिंह तोमर, ज्वारा से सूबेदार सिंह सिकरवार और साथ ही सुबहवली से एंदल सिंह कंचाना का नाम शामिल है। ग्वालियर पूर्व की बात करेंगे, जहां मुन्ना लाल गोयल, पोहरी से सुरेश ठाकर, मुंगावली से बृजेंद्र सिंह यादव, सुर्खी से गोविंद सिंह राजपूत, मंधाता से नारायण पटेल, बदनावर से राजवर्धन सिंह, दत्ती गांव सुवासरा से हरदीप सिंह डंग, मुरैना से रघुराज सिंह कंचाना, मेहगांव से ओपीएस भदौरिया और मल्हारा से प्रद्युमन सिंह तोमर, ब्यावरा से नारायण सिंह पवार का नाम शामिल है। और चलिए अब एक नजर उन सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस उम्मीदवारों के महामुकाबले की, जिनके बीच होगी सीधी टक्कर। तो कांग्रेस और भाजपा की सीटें हम आपको बता रहे हैं कि कहां से किसको उतारा गया है। दिमनी की बात करेंगे, जहां से गुराज दंडोतिया और रविंद्र सिंह आमने सामने होंगे। तो वहीं भांडेर की बात करेंगे, जहां फूल सिंह बरैया कांग्रेस उम्मीदवार हैं और साथ ही भाजपा से यहां पर रक्षा संतराम सिरोनिया का नाम सामने आया है। अंबाहा सीट की बात करेंगे, जहां पर सत्य प्रकाश सिकरवार कांग्रेस से और कमलेश जाटव गोहद सीट से उम्मीदवार हैं बीजेपी के। और इस तरीके से अगली गोहद सीट की बात, मेवाराम जाटव कांग्रेस से, रणवीर जाटव बीजेपी से। अशोकनगर आशा दोहरे कांग्रेस से प्रत्याशी हैं, जजपाल सिंह जज्जी बीजेपी प्रत्याशी हैं। ये जो बड़ी प्रमुख सीटों पर जो बड़े महामुकाबले वो हम आपको बता रहे हैं। आगर मालवा की बात करेंगे, विपिन वानखेड़े और साथ ही बीजेपी की तरफ से मनोज ऊंटवाल का नाम यहां पर शामिल है। वहीं बीजेपी में टिकट बंटवारे को लेकर जहां बीजेपी नेता अपनी जीत का दावा कर रहे हैं, तो कांग्रेस नेता कांग्रेस से बीजेपी में शामिल नेताओं को टिकट देने को लेकर निशाना साध रही है। के विधानसभा उपचुनाव के लिए सभी प्रत्याशियों का अभिनंदन है। केंद्रीय चुनाव समिति ने जो प्रत्याशी घोषित किए हैं, वाकई वो अभिनंदनीय और सराहनीय हैं और सभी के सभी जीतकर आने वाले हैं। 25 वो उम्मीदवार जिन्होंने त्याग किया मध्य प्रदेश की जनता के लिए अपने पदों का, चाहे वो मंत्री के तौर पर हो या विधायक के तौर पर, और उसके बाद में उन्होंने न केवल अपना त्यागपत्र विधानसभा की सदस्यता से दिया, कांग्रेस से भी दिया, और एक आताताई अत्याचारी सरकार, अराजक सरकार और कुशासन करने वाली, देने वाली सरकार को पदच्युत करने का काम किया। मध्य प्रदेश में सारे बिकाऊ राम, मिलावट रामों को माल भी दिया, टिकट भी दी, और मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता, जो घाटी कार्यकर्ता जिनने दिन रात मेहनत करी, उनकी मेहनत के साथ जो अन्याय किया उसका कार्यकर्ता जवाब देगा। और जनता इस मध्य प्रदेश के लोकतंत्र का कत्ल करने के लिए, चुनी हुई सरकार के साथ धोखा करने के लिए और जनादेश को बेचने वालों को सबक सिखाने के लिए बैठी हुई है। 28 की 28 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जमानतें जब्त होगी। और चलिए ज्यादा जानकारी के साथ विस्तार से विवरण के लिए संवाददाता अनुराग हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अनुराग, कांग्रेस से बीजेपी में गए सभी पूर्व विधायकों को टिकट दिया गया है। अब इसको लेकर कांग्रेस ने निशाना साधा, बीजेपी ने पलटवार किया, जानकारी।
बिल्कुल, देखिए अब पूरी तरीके से तस्वीर साफ हो चुकी है कि 27 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच किन किन के बीच मुकाबला होगा। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अभी ब्यावरा सीट को होल्ड जरूर किया है और खबर इस बात को लेकर है कि आज ब्यावरा सीट पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देगी। लेकिन 27 सीटों पर तस्वीर साफ हो चुकी है कि किसके बीच मुकाबला होना है और सबसे अहम बात यह भी है कि बीजेपी ने कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए 25 उन चेहरों को ही रिपीट करने का फैसला किया है। तो सबसे बड़ी बात है ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ही जो दूसरे विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस से दल बदल करके बीजेपी में शामिल हुए थे, उन्हीं पर बीजेपी ने दांव लगाने का काम किया है। 3 सीटें जोरा, ब्यावरा और जो आगर सीट है वहां पर बीजेपी ने नए उम्मीदवार घोषित किए हैं। मनोहर ऊंटवाल के बेटे जिनके निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी, मनोज ऊंटवाल, उसको बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बनाया। इसी तरीके से जोरा सीट पर सूबेदार सिंह को और ब्यावरा सीट पर जो नारायण सिंह पवार को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है। यानी कि पूरी की पूरी 28 सीटों पर बीजेपी ने अपने पत्ते साफ कर दिए हैं। तो अब तस्वीर साफ हो चुकी है और अब जंग जो होनी है वो सड़कों पर होनी है, जनता के बीच में होनी है और अब जनता फैसला करेगी कि कौन सा उम्मीदवार और कौन सा सियासी दल उनकी उम्मीदों पर खरा उतरता है। 3 नवंबर को जब चुनाव होगा उसके बाद तस्वीर अभी साफ हो जाएगी। लेकिन अब दिलचस्प मुकाबला ये होना है कि नामों के ऐलान के बाद अब जो जिम्मेदारियां नेताओं को दी गई थी चुनाव प्रचार को लेकर अपने अपने इलाकों में अपनी पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए, उसको लेकर अब गतिविधियां तेज होंगी और पार्टी के नेता उन इलाकों में पहुंचकर चुनाव प्रचार करते हुए नजर आएंगे जहां पर उपचुनाव होना है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अनुराग आपका तमाम जानकारी के लिए। तो इस तरीके से पूरी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। कांग्रेस और बीजेपी, कहीं बीजेपी की लिस्ट जारी करने के बाद अब कांग्रेस ने निशाना साधा, बीजेपी ने पलटवार किया। वहीं सिंधिया खेमे से बीजेपी में शामिल सभी कांग्रेसी नेताओं को टिकट मिलने के बाद अब इनको जिताने की बड़ी जिम्मेदारी भी ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने खड़ी है। इसलिए 8 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक सिंधिया ताबड़तोड़ दौरे पर रहेंगे। 8 से 12 अक्टूबर तक ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे सिंधिया और भाजपा के मंडल सम्मेलनों में भी शामिल होंगे। 8 अक्टूबर सुबह 10 बजे ग्वालियर आएंगे सिंधिया। मुरैना, दिमनी, सुमावली के पोलिंग बूथ सम्मेलन में करेंगे शिरकत। 9 अक्टूबर को पोरसा, गोरमी बूथ समिति सम्मेलन में भाग लेंगे। 10 अक्टूबर को सालोन, डबरा, बिलौआ, ग्वालियर पूर्व विधानसभा में बूथ समिति सम्मेलन में शामिल होंगे। 11 अक्टूबर को कोटेश्वर, दिनारा, बैराड़ का दौरा करेंगे। तो इस तरीके से प्रमुख सीटों पर ज्योतिरादित्य सिंधिया चुनावी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बीजेपी के विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी घोषित। मुरैना, दिमनी, मेहगांव, बामोरी और अशोकनगर विधानसभा के प्रभारियों की घोषणा। संजय पाठक को मुरैना, दिमनी विधानसभा, संदीप जायसवाल को मेहगांव और रामेश्वर शर्मा को बामोरी, शैलेंद्र जैन को अशोकनगर विधानसभा के प्रभारी घोषित किया गया है। तो प्रमुख सीटों पर प्रभारी घोषित कर दिए गए हैं। इसके पहले भी 2 प्रमुख सीटों पर सह प्रभारी घोषित किए गए थे। बीजेपी के विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी घोषित। मुरैना, दिमनी, मेहगांव, बमोरी और अशोकनगर विधानसभा के प्रभारियों की घोषणा हो चुकी है। संजय पाठक को प्रमुख मुरैना की जिम्मेदारी दी गई है। दिमनी विधानसभा संदीप जायसवाल को मेहगांव, रामेश्वर शर्मा को बमोरी, शैलेंद्र जैन को अशोकनगर विधानसभा के प्रभारी घोषित किया गया है। उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर दी है। पार्टी ने मुरैना से राकेश मवई, मेहगांव से हेमंत कटारे और बड़ा मलहरा से राम सिया भारती को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने बदनावर से प्रत्याशी बदल दिया। अब यहां से कमल पटेल उम्मीदवार होंगे। पार्टी ने एक सीट ब्यावरा पर अभी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। तो जैसा इंतजार था कि प्रमुख जो बची सीटें हैं उसका ऐलान कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें एक चीज है कि पार्टी ने ब्यावरा सीट पर उम्मीदवार का ऐलान अभी नहीं किया है। हालांकि नाम लगभग तय माना जा रहा है, लेकिन पार्टी अभी भी असमंजस में और यही कारण है कि अभी तक ब्यावरा सीट पर नाम घोषित नहीं किया। मेहगांव से हेमंत कटारे और बड़ा मलहरा से रामसिया भारती को उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी ने बदनावर से प्रत्याशी बदल दिया है और यहां से कमल पटेल को चुनावी मैदान में उतारा गया है।
तो वही कमलनाथ पर एफआईआर दर्ज करने पर कांग्रेस भड़की। कांग्रेस प्रवक्ता नरेंद्र सलूजा का बयान, राजनीतिक द्वेष की भावना से एफआईआर कराई गई। दर्ज प्रकरण एक पक्षीय कार्रवाई। सलूजा का कहना है दतिया के भांडेर में चुनावी सभा का पूरा मामला है। मंत्री बिसाहू लाल सिंह के बाद अब एक और मंत्री बृजेंद्र सिंह का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मंत्री बृजेंद्र सिंह वीडियो में महिलाओं को साड़ी बांटते नजर आ रहे हैं। हालांकि मंत्री ने इस वीडियो पर सफाई भी दी और कहा कि वे जैन समाज के कार्यक्रम में गए थे, जहां उन्होंने आयोजनकर्ता के कहने पर कोरोना योद्धाओं महिलाओं को साड़ी बांटी थी। और मंत्री ने कहा कि यह वीडियो आचार संहिता लगने के पहले का है। वीडियो के वायरल होने के बाद मामले पर मंत्री ने कहा कि कांग्रेस के खिलाफ वे एफआईआर कराएंगे। वहीं कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की है। तो इधर कांग्रेस ने इस वीडियो को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग से शिकायत की। पार्टी ने पूरे मामले की जांच कर मंत्री के खिलाफ कार्रवाई की मांग की और इसके साथ ही कांग्रेस ने मुरैना की महिला एवं बाल विकास अधिकारी उपासना राय को भी हटाने की मांग की है। अब चूंकि जब कार्यक्रम होता है, मुख्य अतिथि किसी को बनाया जाता है, जबकि जो बात कर रहे हैं आचार संहिता की, ये आचार संहिता से महीनों पुराना वीडियो है। उसमें बोला गया अगर मेरे द्वारा जो भी उपहार स्वरूप अगर कोई भी कार्यक्रम, ये कार्यक्रम पहला नहीं है, ऐसे कई कार्यक्रम हुए सैकड़ों, तो लोग बंटवाते हैं तो स्वाभाविक अपन बांट देते हैं। ये कार्यक्रम तो जैन समाज का था, उससे जबकि साड़ियों से उनसे मुझे कोई लेना देना ही नहीं है। मैं इन पर कांग्रेसियों पर जरूर एफआईआर करवाऊंगा, कानूनी कार्रवाई करवाऊंगा। मैं तो खुद कहूंगा कि इसकी जांच करो। ये वास्तव में आचार संहिता की बात का है कि आचार संहिता से पहले का वीडियो है और मेरे द्वारा किया गया कार्यक्रम है या जैन समाज के द्वारा किया गया कार्यक्रम है। मैं इन पर आज मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से हमने चुनाव आयोग में शिकायत की है कि मुंगावली से भाजपा प्रत्याशी गैर विधायक मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव द्वारा क्षेत्र की जनता को नोटों के साथ साथ साड़ियां बांटी जा रही है। एक मंत्री कल अनूपपुर में नोट बांटते मिले थे, आज ये साड़ियां बांटते मिले। इससे पहले सुर्खी में एक मंत्री ने धार्मिक वातावरण में निर्मित किया बात। इस सब बातों से ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी आचार संहिता का उल्लंघन कर रही है और उन्हें घबराहट है और चुनाव जीतने के लिए कुछ भी करने का जो सिस्टम है उनका वो कर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले में सतना के शहीद जवान धीरेन्द्र त्रिपाठी का आज पूरे राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सीएम शिवराज सिंह चौहान भी आज सतना में शहीद के गृहग्राम पड़िया में अंतिम विदाई देने जाएंगे। एमपी में 12 दिनों से जारी मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म हो गई है। प्रदेश सरकार ने मंडी व्यापारियों की हित में बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान किया है कि अब मंडी में केवल 50 पैसा ही टैक्स लगेगा। मंडी व्यापारियों की हड़ताल खत्म होने से अब मंडियों में खरीद बिक्री का काम फिर से शुरू हो सकेगा। भारत सरकार ने मंडी एक्ट में संशोधन किया है, मॉडल मंडी एक्ट लेकर आए हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने भी मॉडल मंडी एक्ट बनाया किसानों के हित में। अब किसान मजबूर नहीं होगा बल्कि मजबूत होगा। अब किसान सिर्फ मंडी में माल बेचने के लिए मजबूर नहीं रहेगा, वो घर से भी, खलिहान से भी, खेत से भी बेच सकता है और उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। कोई भी व्यापारी लाइसेंस लेके जो भी पैन कार्ड धारी है और उसका किसान का सौदा पड़ता है और उसको अच्छे रेट मिलते हैं, उचित मूल्य मिलता है, बाजार से ज्यादा मूल्य मिलता है, तो वो खलिहान से भी बेच सकता है, उसको छूट दी गई है। इससे प्रतिस्पर्धा होगी, व्यापारी बढ़ेंगे, पैन कार्ड धारी भी खरीद सकेगा और इसलिए किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य मिलेगा और ज्यादा मूल्य मिलेगा। किसान की आय जो दोगुना करने का प्रधानमंत्री जी ने संकल्प लिया 2022 तक का, उसमें एक महत्वपूर्ण नींव का पत्थर ये साबित होगा मॉडल एक। नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को सरकार अब बिजली में सब्सिडी देगी। सरकार इन दोनों संस्थाओं को बिजली सब्सिडी के लिए 11.85 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है और उसके साथ ही सरकार इंदौर में अहिल्या देवी की 10,000 करोड़ की संपत्ति का अधिग्रहण करेगी। इस मामले पर हाई कोर्ट से फैसला सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट के फैसले पर अपील को रोकने के लिए सरकार कैविएट दाखिल करेगी और कैबिनेट की बैठक में किसानों की बीमा राशि के रूप में 400 करोड़ रुपए देने का फैसला किया गया है। खासगी ट्रस्ट पर हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद सरकार सक्रिय हो गई है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने फैसला आने के बाद बड़े अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग की। शिवराज सरकार ने खासगी
ट्रस्ट की संपत्तियों को वापस लेने के लिए काम शुरू कर दिया है और खासगी की जमीन पर अवैध निर्माण, जमीन की हेराफेरी की जांच ईओडब्ल्यू करेगी। ट्रस्ट की संपत्ति जिन लोगों ने अवैध रूप से बेची है, सरकार उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेगी। और आपको बता दें कि प्रदेश और देश भर में खासगी ट्रस्ट की 246 संपत्तियां हैं, जिनमें 138 मंदिर, 18 धर्मशाला, 34 घाट, 12 छतरियां, 24 बगीचे और कुंड शामिल हैं। इतनी बड़ी संपत्तियों पर कई लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इंदौर के खासगी ट्रस्ट से जुड़े मामलों की ईओडब्ल्यू करेगा जांच। सीएम शिवराज ने ईओडब्ल्यू को जांच के निर्देश दिए हैं। हरिद्वार से अयोध्या तक बेच दी 500 एकड़ जमीनें और 10,000 करोड़ की परिसंपत्तियों की भी जांच होगी। राज्य सरकार करेगी संपत्तियों की देखरेख। 2014 में हुआ था खुलासा। राज्य सरकार ने कलेक्टरों को निर्देश दिए, सारी संपत्तियों को कब्जे में लेने और दूसरे राज्यों से भी मदद का अनुरोध किया गया। खासगी ट्रस्ट से जुड़ी परिसंपत्तियों को लेकर हाईकोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने यह फैसला लिया है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने भोपाल के न्यू मार्केट इलाके में लोगों को मास्क बांटे और कोरोना को लेकर जागरूक भी किया। इस मौके पर नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब सावधानी बरतने की ज्यादा जरूरत है और कोरोना से लड़ने के लिए मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। कोरोना संकट के बीच रिलायंस इंडस्ट्रीज की सहयोगी कंपनी रिलायंस रिटेल में दुनिया भर की कंपनियों की ओर से किए जा रहे निवेश का सिलसिला जारी है और इसी कड़ी में अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी और रिलायंस रिटेल वेंचर में 1.20% हिस्सेदारी खरीदने के लिए 5,512.50 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। हाल के दिनों में 7 कंपनियों की ओर से यह रिलायंस रिटेल में किया गया 8वां बड़ा निवेश है। RIL के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा कि ADIA का निवेश रिलायंस रिटेल के शानदार प्रदर्शन और आगे बढ़ने की जबरदस्त क्षमता को दिखा रहा है। हम ADIA के इस निवेश से अच्छा अनुभव कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 4 दशक से ज्यादा समय से वैश्विक स्तर पर हमारी मजबूत शाखा से सभी को लाभ मिलेगा।